हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, बाल विकास पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल दाऊदसर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पीछे वाला जो हमने टॉपिक जहाँ पे एंड किया था, उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने कुपोषण पढ़ा था। उसमें 3 प्रकार के कुपोषण थे: खनिज कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण और विटामिन कुपोषण। अगला जो हमारा होगा आज का टॉपिक वो होगा जल के ऊपर। ये कक्षा 10 का पहला चैप्टर है। देखिए, इस जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है हमारे पास H2O। इस जल का शुद्ध जल हम किस रूप में कहेंगे? ये हमारे भोजन का एक अंश है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। शुद्ध जल के क्या गुणधर्म होने चाहिए? एक तो इस जल की प्रकृति जो होती है वो उदासीन प्रकृति होती है, और उदासीन प्रकृति का मतलब होता है कि उसकी pH कितनी होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। तो उसकी pH 7, जल की pH 7 होनी चाहिए। या फिर वो उदासीन प्रकृति का होना चाहिए। दूसरा क्या पैमाना होगा शुद्ध जल का? उसमें हानिकारक सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। जल में हानिकारक सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। ये जो होगा दूसरा पैमाना। तीसरी जल की विशेषता रहेगी, जल जो है उसमें वनस्पति अवशेष नहीं होने चाहिए। चौथा जो अपने पास जल, इसमें पर्याप्त मात्रा में O2 ऑक्सीजन होनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में क्या होनी चाहिए? ऑक्सीजन होनी चाहिए। ये जो है ये शुद्ध जल के गुणधर्म है। आंखों से दिखाई देने वाले कोई भी वनस्पति अवशेष उसमें नहीं होने चाहिए। जल की pH 7 होनी चाहिए। उसके बाद जल में हानिकारक सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए, और जल का जो है उदासीन प्रकृति होनी चाहिए, और जल में पर्याप्त मात्रा में क्या होने चाहिए? ऑक्सीजन। इस प्रकार अगर कोई जल है तो हम उसको क्या कहेंगे? शुद्ध जल कहेंगे। अब इस जल की क्या भूमिका है? ये जो होता है हमारे पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे? कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो ठोस अवस्था में लेते हैं। उसके बाद भोजन में लार मिलती है, लार में जल की मात्रा होती है। भोजन के साथ हम जल का सेवन करते हैं, तो ये जो जल होता है ये भोजन की पाचन क्रिया में सहायक होता है। अगर इस जल की हमारे शरीर के अंदर कमी हुई तो हमें किस प्रकार से प्रभावित करेगा? ये देखिए इसको। सबसे पहले जल की कमी से क्या होगा? हम जो है हमारे शरीर में पाचन व श्वसन संबंधी रोगों से रक्षा करता है। जल के उपयोग, पहला उपयोग हो गया। दूसरा जो होगा क्या होगा? शरीर को
पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्रदान करने में सहायक है। सहायक का मतलब हुआ भोजन को पाचन करके, और ऊर्जा का जो निर्माण होता है वो जल की उपस्थिति में होता है, तो उसमें एक माध्यम का काम करता है। और तीसरा जो होता है जल के अंदर फाइबर की मात्रा, इसमें फाइबर या रेसे पाए जाते हैं जो पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखते हैं। ये जल के उपयोग है हमारे पास। इनके अलावा चौथा जो अपने पास है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को, चाहे वो मल के रूप में हो चाहे वो पसीने के रूप में हो, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होता है। ये जो है ये जल के उपयोग हो गए अपने पास। अब अगर हम दूषित जल का सेवन करते हैं तो हमें किस प्रकार से रोगों से सामना करना पड़ेगा, देखिए। दूषित जल से रोगों में सबसे पहले हम लेते हैं नारू रोग। नारू रोग, इसी का दूसरा नाम बाला रोग भी है। इसको गिनी वर्म भी बोलते हैं। आदि। ये जो रोग है इसका रोग कारक होता है ड्रैकनकुलस मेंडिनेसिस। इस रोग का जो रोग कारक होता है वो क्या होता है, ड्रैकनकुलस मेंडिनेसिस। ये रोग कारक जो होता है ये ड्रैकनकुलस मेंडिनेसिस मादा कर्मी जो होती है वो क्या करेगी, जल के अंदर अंडे देती है। जल में अंडे देती है। और कर्मी के अंदर एक अवस्था होती है, अंडे जो होते हैं वो बदलते हैं फिर लार्वा के अंदर। ये लार्वा भी जल के अंदर ही उपस्थित होते हैं। इस जल का सेवन जैसे ही कोई व्यक्ति करता है तो ये उसके शरीर में प्रवेश करते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि मादा कर्मी ड्रैकनकुलस मेंडिनेसिस या नारू रोग का जो मादा कर्मी होता है
उसका अंडे देने की प्रक्रिया होती है जल के अंदर, और उसके बाद ये लार्वा में बदलता है। लार्वा जल के अंदर मिला हुआ होता है। यदि वो पेयजल है तो वो शरीर के अंदर प्रवेश करेगा। इसका मतलब हो गया कि ये जो मादा कृमि है इसका जीवन का व्यतीत होता है मानव शरीर के अंदर, और उस समय ये प्रभावित करती है। इस नारू रोग में क्या होगा, इसके लक्षण, इस रोग के लक्षण देखिए। मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं, मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं। अगर मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं तो जो अंगों का संचालन है ये रुक जाता है या प्रभावित होता है। दूसरा, इसमें त्वचा पर चकत्ते बनना तथा उसके बाद घाव वाले स्थान पर, उस चकत्ते के स्थान पर, घाव वाले स्थान से एक लंबी धागेनुमा संरचना निकलती है। तीसरा क्या होगा, यदि इसका समय रहते इलाज नहीं हुआ तो अंग विकृति, अंग कार्य करना बंद कर देते हैं। अंग विकृति, तीसरा जो है अंग विकृति होने की संभावना अधिक हो जाती है, अधिक हो जाती है। मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं। ये जो मादा कृमि है ये क्या करती है, त्वचा के नीचे जो मांसपेशियां होती हैं वहाँ पे ये लार्वा अपनी वृद्धि करता है। उसके बाद मांसपेशियों को में जकड़न आना या वो कठोर हो जाती हैं, अंग कार्य नहीं कर पाते हैं, और त्वचा पे क्या होता है, घाव वाले स्थान पे चकत्ता जमता है, और उस चकत्ते से एक लंबी धागेनुमा संरचना निकलती है जो लगभग 1 मीटर से अधिक होती है। ये नारू रोग के लक्षण हैं। अगर हम इसको देखें, नारू उन्मूलन कार्यक्रम, ये राजस्थान में मुख्य रूप से क्रिया हुआ था 1990-91 के आसपास। दक्षिणी राजस्थान में अधिक फैला हुआ था, दक्षिण राजस्थान, और 1997 में राजस्थान को नारू मुक्त घोषित किया गया। और सन 2000 के अंदर भारत को नारू मुक्त घोषित किया गया। तो ये बाला या नारू रोग जो जल से होता है, इसके अलावा जल से हैजा और पेचिश जैसी बीमारियां होती हैं, पेचिश दस्त लगना। इसके अलावा जो होते हैं वायरल संक्रमण भी होता है, वायरल संक्रमण के कारण जो होता है टाइफाइड जैसी बीमारियां होने लगती हैं अपने को। तो ये जो होता है दूषित जल का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो हमें क्या करेंगे, जल को शुद्ध करने के लिए अपने पास जल को
शुद्ध करना। कैसे करेंगे? पहली प्रक्रिया, आप उसको गर्म कर सकते हो। जल को शुद्ध किया जा सकता है। और दूसरा जो होगा, छानकर पीना चाहिए हमेशा। जल को छानकर करना चाहिए। पेयजल स्रोतों के लिए हम जल को शुद्ध रखेंगे तो क्या करना चाहिए? जो भी पेयजल स्रोत होते हैं, जल स्रोतों की समय समय पे सफाई करनी चाहिए। जल को गंदा होने से रोकने के लिए हमें पेयजल जो भी स्रोत होते हैं उनके किनारे कपड़े धोना, पशुओं को नहलाना आदि क्रियाएं हमें नहीं करनी चाहिए। जल में किसी भी रासायनिक पदार्थ को हमें नहीं डालना चाहिए। और इनके अलावा जल के अंदर मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। ये जो होता है, ये जल को हम शुद्ध रख सकते हैं जल स्रोत में। इसी के साथ धन्यवाद।